This conference will now be recorded. क्या टॉपिक चल रहा था आप लोगों का? मैं तो इतना दिन क्लासेस ठीक से नहीं ले पाया कि एकदम टॉपिक भी मिस हो गया। क्या है? सर फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में आप लोगों को जो मैंने करवाया था 2-4 टॉपिक, वो समझ में आया? न फिर से रिपीट करूं? सर एक बार और बोल दीजिए। ठीक है, मैं क्विक एंड फास्ट वे में एक बार रिपीट कर देता हूं तो सो दैट आप लोगों को भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि फाइनेंशियल फंक्शन या फिनेंशियल फंक्शन जो है ये हर एक काम पे, हर एक जगह पे यूज में नहीं आएगा। आप इसको लेकर सिलेक्टेड इंडस्ट्री, सिलेक्टेड टाइप ऑफ वर्क को कर सकते हो, बट जहां पे ये यूज में आएगा वहां पे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जहां पे ये यूज में आएगा वहां पे ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैंने जहां तक कंप्लीट करवा दिया था, फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं सो दैट आज ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जस्ट होल्ड करो, एक्सेल एक अपडेट ले रहा है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे आप लोगों को बताना जा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आईसीए में ज्यादातर क्लासेस जो है ना वो ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं। मैंने पहले भी बताया है कि ऑफलाइन क्लासेस जो है वो बेटर है ऑनलाइन क्लासेस से, क्योंकि जैसा आप लोग देखते हो कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा प्रॉब्लम्स कभी कभी आते हैं, नेटवर्क इशू या फिर और भी अदर इशू। तो ऑफलाइन क्लासेस में वैसा कोई इशू नहीं आते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कर रहे थे क्योंकि हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, बट अब मैं आहिस्ते आहिस्ते करके मैक्सिमम क्लासेस जो है उसे ऑफलाइन बेसिस में स्विच कर दिया हूँ। आप लोगों का भी क्लासेस जो है मैं कुछ समय के बाद उसको भी ऑफलाइन बेसिस में स्विच कर दूंगा। तो आप लोग अपने तरफ से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि अब आप लोग को सेंटर पे आना है, ठीक है? चलो, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है। तो सपोज आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है for the period of 2 years with rate of interest 13.5% per annum, with 13.5% per annum। तो आपने ये लोन लिया है। लोन लेने के बाद अब आप ये लोन लिए नहीं हो, अभी लेना ही चाहते हो, तो आप एक रफली कैलकुलेशन करके जानना चाहते हो कि अगर मैं ये अमाउंट लोन लेता हूं तो मुझे कितना अमाउंट पेड करना होगा एज ईएमआई। तो मैं ये डिटेल्स का ईएमआई जानना चाहता हूं। तो जैसा मैंने भी पहले भी बताया कि अगर आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हो देन आपको पीएमटी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो पीएमटी फंक्शन किसके अंदर आता है? फिनेंशियल फंक्शन के अंदर आता है। फॉर्मूला पे जाने के बाद फिनेंशियल फंक्शन, और फिनेंशियल फंक्शन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाकर के यूज करेंगे
पीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। सो मैंने बताया कि यहाँ पे आपका लोन अमाउंट है 2 लाख, ड्यूरेशन है इन इयर्स 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.5% पर एनम। बट क्योंकि आप जो ईएमआई पेड करोगे वो आप मंथली पेड करोगे, तो इसी के लिए आपको सारा जो इंफॉर्मेशन है ना उसे मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% डिवाइडेड बाय 12 अगर आप मंथली ईएमआई पेड करते हो, डिवाइडेड बाय 4 अगर आप क्वार्टरली पेमेंट करते हो, डिवाइडेड बाय 2 अगर आप हाफ ईयरली करते हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। एन पर मैंने बताया कि एन पर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल नंबर ऑफ ईएमआई। तो आप क्योंकि 2 इयर्स तक पेड करोगे और हर इयर्स में 12 टाइम करके पेमेंट करोगे, सो आपका जो नंबर ऑफ ईएमआई हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इयर्स इंटू 12 मंथ पर ईयर, 2 इयर्स इंटू 12 मंथ पर ईयर्स हो जाएगा। और पीवी में अगर आप डायरेक्टली 2 लाख रुपीस का सेल लेते हो तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो नेगेटिव में आएगा। अगर आप -2 लाख रुपीस लेते हो तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि हमें वो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथ में कन्वर्ट करना है। 2 इयर्स इंटू 12, 2 इयर्स तक पेमेंट करना है और हर ईयर में 12 टाइम करके पेमेंट करना है, तो हमें टोटल 24 टाइम पेमेंट करना है और -2 लाख रुपीस का लोन हमने लिया है, तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीस। तो अगर ये अमाउंट हम लोन लेते हैं तो हमें हर मंथ में जो ईएमआई पेड करना होगा वो होगा 9,555 रुपीस 40 पैसे। हर मंथ में हमें जो ईएमआई पेड करना होगा वो होगा 9,555 रुपीस 40 पैसे। ठीक है, तो ये जो पेड करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो हमारा पेमेंट है इसमें 2 पोर्शन है। हम हर जो ईएमआई पेड करेंगे हर ईएमआई में हमारा 2 पोर्शन होता है। वो 2 पोर्शन क्या होता है? वो 2 पोर्शन होता है, एक होता है हमारा प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। तो अगर हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारा 9,555 रुपीस 40 पैसे हमारा जो हमने लोन का फर्स्ट ईएमआई पेड किया है, लोन का फर्स्ट ईएमआई पेड किया है, इसमें हमने 2 पोर्शन का पेमेंट किया है। एक प्रिंसिपल पोर्शन का पेमेंट किया है और एक उस पे कितना इंटरेस्ट लगा वो मैंने दिया। सो ये हो गया हमारा। अब मैं अगर ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो 9,505 रुपीस 40 पैसे है इसमें हमारा प्रिंसिपल का कितना पोर्शन है और इंटरेस्ट का कितना पोर्शन है, तो मैं ये जान सकता हूं। अगर ये ब्रेकअप मैं जानना चाहता हूं तो मैं इसे जान सकता हूं। तो उसके लिए हमें कुछ और फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो सब में कॉमन रहेगा कि हमने कितने अमाउंट का लोन लिया है, 2 लाख रुपीस का लोन लिया है, 2 इयर्स तक हमने लोन लिया है और 13.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हमने लोन लिया है। अब ये तो लोन लेने के बाद हम जानना चाह रहे हैं कि हम जो ईएमआई पेड कर रहे हैं, हम जो ईएमआई पेड कर रहे हैं उस ईएमआई में हमारा 2 पोर्शन है, एक प्रिंसिपल पोर्शन और एक इंटरेस्ट पोर्शन। सो मैं वो ब्रेकअप देखना चाहता हूं कि हमारा ईएमआई में कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट अमाउंट है। तो चलो मैं प्रिंसिपल अमाउंट को जानना चाहता हूं, प्रिंसिपल अमाउंट को जानना चाहता हूं। बट यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पे जो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग जो ईएमआई निकालते हैं ना, वो हम लोग लोन का इन्वेस्टमेंट का निकालते हैं। ईएमआई जो निकालते हैं वो लोन का या इन्वेस्टमेंट का निकालते हैं और हर मंथ का जो ईएमआई होगा वो सेम होगा। हर मंथ में ईएमआई जो आप पेड करोगे वो सेम होगा। बट अगर आप प्रिंसिपल या इंटरेस्ट निकालते हो तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट हम लोग किसी ईएमआई का निकालते हैं, लोन का नहीं। एक जो ईएमआई पेड कर रहे हैं टोटल 24 ईएमआई में से मैं जो फर्स्ट ईएमआई पेड कर रहा हूं उसमें हमारा कितना प्रिंसिपल पोर्शन है, कितना इंटरेस्ट पोर्शन है, वो जानने के लिए मैं प्रिंसिपल या इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अगर मैं
प्रिंसिपल निकालना चाहता हूं तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? पीपीएमटी फंक्शन का यूज करूंगा। अगर मैं प्रिंसिपल निकालना चाहता हूं किसी ईएमआई का तो मैं पीपीएमटी फंक्शन का यूज करूंगा। तो चलो मैं पीपीएमटी फंक्शन का यूज करके ये जो फर्स्ट ईएमआई हमने पेड किया है उसमें कितना प्रिंसिपल पोर्शन है वो फाइंड आउट करता हूं। तो उसके लिए भी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारा जो है एज इट इज सेम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हम जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट निकाल रहे हैं जिस ईएमआई का, वो ईएमआई हमने मंथली पेमेंट करने का डिसीजन लिया है, इसी के लिए डिवाइडेड बाय 12। एन पर 2 इयर्स इनटू 12 टाइम पर ईयर, तो टोटल नंबर ऑफ ईएमआई हो जाएगा हमारा 24 और पीवी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 लाख रुपीस। प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 लाख रुपीस। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमारा पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन हमारा जो है वो ऐड हो जाएगा और वो है पर। पर स्टैंड्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ये पर क्या है? पर का मतलब होता है कि आप टोटल 24 ईएमआई पेड करोगे। आप टोटल 24 ईएमआई पेड करोगे। तो हर ईएमआई में आपका एक प्रिंसिपल पोर्शन होगा और एक इंटरेस्ट पोर्शन होगा। बट हर ईएमआई का प्रिंसिपल इक्वल नहीं होगा और हर ईएमआई का इंटरेस्ट भी इक्वल नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा लोन पेमेंट होता रहेगा, हमारा जो लोन अमाउंट है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है घटता रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा ना, हम जो हर महीने में ईएमआई देंगे उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी घटता रहेगा। फर्स्ट मंथ में हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 2 लाख रुपए के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, एक महीने का इंटरेस्ट। सेकेंड मंथ में हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 2 लाख रुपए के ऊपर नहीं करेंगे। 2 लाख में से फर्स्ट ईएमआई में जितना प्रिंसिपल मैंने पेड ऑफ कर दिया है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि कम अमाउंट के ऊपर हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हर मंथ में हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो डिक्रीज होता रहेगा और अल्टरनेटिवली हर मंथ में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो का। तो अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो पर में, विच मीन्स के आप फर्स्ट जो ईएमआई पेड कर रहे हो उसमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट है ये जानना चाहते हो। तो आप देखो वहीं पे रिजल्ट आया आपको 7,305 रुपीस। जो फर्स्ट ईएमआई आप पेड कर रहे हो उसमें कितना प्रिंसिपल है? 7,305। बट जब पर में आप 2 दे दोगे तो आपको वो सेकेंड जो ईएमआई है उसका प्रिंसिपल बताएगा। तो देखो 7,387 हो गया। थर्ड अगर दोगे तो 7,4 हो गया। मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट ईएमआई में इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे पर में 1 देता हूं इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट ईएमआई का प्रिंसिपल तो मैंने जब ओके किया तो हमारा जो फर्स्ट ईएमआई मैंने पेड किया है उसमें हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 7,305। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो अब मैं जैसा बोला कि अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है एक लोन का और लोन का कैलकुलेशन करने के बाद जैसा मैंने एक ईएमआई का प्रिंसिपल निकाला है उसी तरह से एक ईएमआई का इंटरेस्ट पोर्शन भी मैं जान सकता हूं। इंटरेस्ट पोर्शन भी मैं जान सकता हूं। बट अगर मैं इंटरेस्ट पोर्शन को जानना चाहता हूं तो आईपीएमटी फंक्शन का यूज करूंगा। अगर मैं इंटरेस्ट पोर्शन जानना चाहता हूं तो आईपीएमटी फंक्शन का यूज करूंगा। उसके लिए फिर से मुझे जाना है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में जाने के बाद हमें यूज करना है आईपीएमटी फंक्शन। आईपीएमटी फंक्शन मैंने ओपन किया, सब कुछ कैलकुलेशन हमारा सेम होगा। बट अगर मैं पीपीएमटी फंक्शन लेता तो वो हमें ईएमआई का प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के दिखाता। अगर मैं आईपीएमटी फंक्शन लिया हूं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं निकालकर वो इंटरेस्ट अमाउंट निकाल कर दिखाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% डिवाइडेड बाय 12, एन पर 2 years into 12, n पर 2 years into 12, पीवी -2 लाख रुपीस, -2 लाख रुपीस यहाँ पे शेयर किया। अब आता है पर।
अगेन पर पे हमारा वही क्वेश्चन आता है कि टोटल हमारा 24 EMI है, तो वो 24 EMI में से मैं कौन से नंबर ऑफ EMI का इंटरेस्ट पोर्शन जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हर EMI का वो डिक्रीज्ड होता रहेगा। तो अगर मैं पर में 1 देता हूं तो वो फर्स्ट EMI का इंटरेस्ट पोर्शन हमें निकाल कर दिखाएगा, जो अभी आ रहा है 2250। बट अगर मैं पर में 1 की जगह 2 देता हूं तो 2250 से घटकर वो आ जाएगा 2167। अगर मैं 5 देता हूं तो फिर वो आ जाएगा 19, 2250 से घटकर वो 1915 में आ गया। ठीक है, तो मैं अगर 1 दे देता हूं तो विच मीन्स कि मैं फर्स्ट EMI का प्रिंसिपल और फर्स्ट EMI का इंटरेस्ट पोर्शन जानना चाह रहा था। ठीक है यहां तक? यस सर। अब जैसा मैंने बताया कि अगर आप ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड ऑन कर देते हो तो आपका एक्चुअल EMI अमाउंट ही मिल जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर ही EMI बनता है। तो अब देखो कैलकुलेशन आप किसी भी वे से करो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे किसी लोन का EMI कैलकुलेशन करके दिखाया, किसी EMI में कितना प्रिंसिपल पोर्शन है वो निकाल कर दिखाया, किसी EMI में कितना इंटरेस्ट पोर्शन है वो भी निकाल कर दिखाया। ठीक है यहां तक? यस सर। चलो तो PMT, PPMT, IPMT हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू और ये सारा कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो फ्यूचर वैल्यू से मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं PMT, PPMT, IPMT के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करता हूं वो है फ्यूचर वैल्यू फंक्शन। अब फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो सपोज करो ना कि आपको ICA कंप्लीट करने के बाद एक जॉब मिल गया। ICA कंप्लीट करने के बाद एक जॉब मिल गया। जॉब मिलने के बाद आपको फॉर एग्जाम्पल 15,000 का सैलरी फिक्स हो गया, तो हर महीने आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो गया। बट आप देख रहे हो कि बहुत सारा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाने की वजह से हमारा सैलरी जो है उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है वो ओपन कर देता हूं, सो दैट हमारा कुछ सेविंग हो जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किसको बोलते हैं? कि मैंने बैंक में एक अकाउंट ओपन कर दिया जहां पे मैंने बोला कि हर महीने या हर क्वार्टरली, आइदर मंथली और क्वार्टरली, मैं इतना अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट करूंगा। हर मंथ में मैं इतना अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट करूंगा, और एक टाइम मैंने सेट कर दिया कितना टाइम के लिए करूंगा, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, कितना टाइम के लिए ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करूंगा। फिर बैंक हमें उस अकाउंट के अगेंस्ट में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, तो वो मैं सेट करूंगा, और फाइनली उसके बाद मुझे वो लोन जो इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका रिटर्न मिलेगा। तो ये सारा चीज को मैं जानना चाह रहा हूं। तो मैं कितना डिपॉजिट करना चाह रहा हूं? तो स्नेहा कितना अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? 20,000। हर महीने 20,000 हर महीने दोगे? 20,000। यस हर सर। मंथ कितना पेड करोगे? 5,000। 5,000। चलो तो आपने बोला कि 5,000 रुपीज करके मैं हर मंथ में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ओपन करूंगा। ड्यूरेशन इन यस, कितने दिन के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हो? 1 year। 1 ईयर बहुत शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा और करते हैं, 2 इयर्स, 3 इयर्स। 3 years। 3 इयर्स करते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा 15,000 का सैलरी तो मिल रहा है, उसमें से 5,000 रुपीज करके मैं हर मंथ बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अपना ओपन करके। तो एक बार मैंने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दिया 3 इयर्स के लिए, तो अब 3 इयर्स से पहले मैं उस अमाउंट को नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने 3 इयर्स के लिए ये अकाउंट ओपन किया है। अब बैंक मुझसे जो ये अमाउंट ले रहा है उसके बदले में मुझे वो क्या देगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो बैंक इसके बदले में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है?
तो मैंने देखा बैंक मुझे 7.5% पर एनम के बेसिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर मैं 5,000 रुपीस करके हर मंथ में डिपॉजिट करता हूं, 3 इयर्स तक डिपॉजिट करता हूं और बैंक हमें उसके अवज में 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो फिर हमारा मैच्योरिटी अमाउंट एंड ऑफ थर्ड ईयर 3 इयर्स के बाद हमें बैंक से कितना अमाउंट मिलेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। तो अब मैं एक्चुअल में क्या जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि 3 इयर्स के बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा, फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलेगा। तो फिर ये कैसे जानूंगा, हम लोग कैसे जानेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? यस, फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का यूज हम लोग करेंगे। तो चलो अब हम लोग फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का यूज करते हैं। सो फॉर्मूला, फिनेंशियल फंक्शन में जाने के बाद फ्यूचर वैल्यू फंक्शन मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन चेक कर लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% पर एनम, मतलब ईयरली है। ड्यूरेशन 3 इयर्स, ये भी ईयरली है। बट जो ईएमआई में पेड कर रहा हूं, जो अमाउंट मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, वो तो मैं मंथली पेमेंट कर रहा हूं ना, तो फिर मुझे ड्यूरेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को ही मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ड्यूरेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम। बट क्योंकि आप जो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करोगे वो मंथली करोगे, तो इसी के लिए आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करोगे, इसे डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे। अगर आप इसे क्वार्टरली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 करते। तो ये आपने कर दिया। एन पर टोटल नंबर ऑफ ईएमआई, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो आप ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किए हो, इसमें टोटल आप कितना टाइम अमाउंट को डिपॉजिट करोगे। तो आपने बोला 3 इयर्स के लिए मैं ये अकाउंट ओपन किया हूं और मंथली पेमेंट करूंगा, विच मीन्स हर ईयर में 12 टाइम पेमेंट करूंगा। तो 3 इयर्स इंटू 12 टाइम मतलब टोटल 36 इंस्टॉलमेंट मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, 36 इंस्टॉलमेंट मैं पेमेंट करूंगा। अब आ जाता हूं पीएमटी पे। मैं रेगुलरली कितना अमाउंट पेमेंट करूंगा। एक चीज याद रखना कि मैं जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया हूं उसमें मैं जो भी अमाउंट पेड करूंगा वो अमाउंट फिक्स होगा हर महीने में, और एक रेगुलर इंटरवल में पेमेंट होगा। अगर मंथली कर रहे हो तो मंथली करना है, अगर क्वार्टरली कर रहे हो तो क्वार्टरली करना है, तो सेम पीरियड ऑफ टाइम पे वो पेमेंट होगा। तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं मंथली पेमेंट कर रहा हूं, तो कैसे पेड करोगे? नेट नहीं, तो आपने बोला मंथली 5,000 करके पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे पीएमटी का जो मतलब होता है रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट और रेगुलर पीरियोडिक विड्रॉ, तो -5,000 रुपीज मैं पेमेंट करना चाहता हूं। -5,000 रुपीज मैं हर महीने में पेमेंट करना चाहता हूं। सो अब आता है कि अगर मैं 5,000 रुपीज करके 3 इयर्स तक पेमेंट करता हूं विथ 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 इयर्स के लिए करना चाहता हूं, तो हमें 3 इयर्स के बाद कितना अमाउंट मिलेगा एज मैच्योरिटी, जो मैंने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है। तो 3 इयर्स के बाद आपको बैंक से मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा? सो 3 इयर्स के बाद आपको बैंक से जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो होगा 2,01,156 रुपीज। क्लियर हुआ यहां तक? सर पीवी जिस तरह से हम पहले माइनस में डाल रहे थे उसी तरह यहाँ पीएमटी को भी माइनस में डालेंगे ताकि हाँ आंसर हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव में आए। यस यस एग्जैक्टली। आपको यहाँ पे
आइदर पीवी या पीएमटी या एफवी, जो भी एक इंफॉर्मेशन है उसे माइनस में रखना पड़ेगा सो दैट हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आए। अगर आप पॉजिटिव में ही रखते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो आंसर आएगा आपका नेगेटिव में आएगा तो उससे कोई इश्यू नहीं है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया फ्यूचर वैल्यू का, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया फ्यूचर वैल्यू का। चलो फ्यूचर वैल्यू का कुछ और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। सपोज करो कि आप एक LIC का पॉलिसी लिए या लेना चाह रहे हो, तो आपने साइट में जाकर बहुत सारा पॉलिसी चेक किया, तो पॉलिसी चेक करने के बाद कोई एक पॉलिसी जो है वो आपको ठीक ठाक लगा, तो आप बोले कि मैं ये पॉलिसी लेना चाहता हूं। बट आप सोचे कि मैं ये पॉलिसी को फाइनली लेने से पहले कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके देख लूं कि ये पॉलिसी अब मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं, लेना चाहिए या नहीं, तो आपने एक्सेल में कुछ कैलकुलेशन करना चाहा। तो अगर आप LIC में पॉलिसी करवाते हो तो आपको क्या पेड करना पड़ेगा, प्रीमियम अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो आप कितना प्रीमियम देना चाहते हो, तो आपने बोला कि एक छोटा सा ही प्रीमियम अमाउंट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, तो हर महीने मैं 2500 रुपीस करके प्रीमियम पेड करना चाहता हूं। हर महीने मैं 2500 रुपीस करके प्रीमियम पेड करना चाहता हूं। तो मैं हर महीने 2500 रुपीस करके प्रीमियम पेड करना चाहता हूं। सेकंड हो जाएगा ड्यूरेशन। तो हम जब LIC वगैरह का बात करेंगे ना, बैंक वगैरह का बात करते हैं तो वहां पे ड्यूरेशन ही वर्ड यूज में आता है। बट अगर मैं LIC वगैरह का बात करता हूं तो वहां पे ड्यूरेशन वर्ड यूज में नहीं आएगा, ड्यूरेशन वर्ड के जगह आ जाएगा टर्म डिपॉजिट। फिर क्या वर्ड आ जाएगा वहां पे, टर्म डिपॉजिट। तो आप ये पॉलिसी कितने दिन के लिए लेना चाहते हो, तो आपने साइट में देखा कि बेसिकली LIC वगैरह तो लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, तो 15 इयर्स, 16 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स। तो आप बोले हो कि ये पॉलिसी मैं लेना चाहता हूं 16 इयर्स के लिए, ये पॉलिसी मैं लेना चाहता हूं 16 इयर्स के लिए। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको LIC कितना देगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रिटर्न हमें मिलेगा ये इन्वेस्टमेंट करके। तो यहाँ पे आपने देखा कि LIC हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, LIC हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगेन हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर ये पॉलिसी मैं लेता हूं जहां पे मैं बोला कि 2500 रुपीस करके हर मंथ में पेमेंट करूंगा, 16 इयर्स तक पेमेंट करूंगा, और बैंक LIC हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा इन रिटर्न, तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा आफ्टर द एंड ऑफ 16 इयर्स। ये पॉलिसी जब हमारा मैच्योर्ड हो जाएगा तो हमें LIC से कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये जानने के लिए मैं क्या करूंगा। अगेन मैं क्या जानना चाहता हूं, फ्यूचर का एक अमाउंट जानना चाहता हूं कि फ्यूचर में हमें कितना मिलेगा। तो फिर उसके लिए आप अगेन फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का यूज करना चाहते हो, इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू FV कंट्रोल A इक्वल्स टू FV कंट्रोल A। तो अगेन सब कुछ वही हो जाएगा, सब कुछ वही हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि आप जो प्रीमियम पेड करोगे वो तो आप मंथली पेमेंट करोगे ना, वो तो आप मंथली पेमेंट करोगे तो वो आपका हो जाएगा ये n पर टोटल नंबर ऑफ EMI, टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम। तो टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा आपका, 16 इयर्स तक पेमेंट करोगे और हर ईयर्स में 12 टाइम करके पेमेंट करोगे, 16 इयर्स करके पेमेंट करोगे और हर ईयर्स 12 टाइम पेमेंट करोगे, तो टोटल 192 EMI हो जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस होता है LIC वगैरह, ऐसा नहीं। और जो मैंने बताया PMT रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट या रेगुलर पीरियोडिक विड्रॉ, और जैसा मैंने बताया कि आपको एक इंफॉर्मेशन जो है वो माइनस में देना पड़ेगा और वो इंफॉर्मेशन अमाउंट वाला ही सेल में काम करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म डिपॉजिट वगैरह में नहीं। तो माइनस प्रीमियम अमाउंट जो हमारा है उसे मैं माइनस में रख रहा हूं। तो अगर ये पॉलिसी आप लेते हो तो आपको 16 इयर्स के बाद कितना अमाउंट मिलेगा पता है,
16 इयर्स के बाद आपको मिलेगा 9,68,000 रुपीज समथिंग। तो ये भी एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू का दिखाया, एग्जैक्टली इसी तरह का काम हमारा होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। वैसा कि शाकिब, ठीक है, समझ में आया हमें? तो ये यस सर। फ्यूचर वैल्यू का एग्जाम्पल मैंने दिया। तो दो फ्यूचर वैल्यू का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अगेन एक और फ्यूचर वैल्यू का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बाकी के दो से डिफरेंट है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक एफडी अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ओपन करना चाहता हूं। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग में डिफरेंस क्या होता है? रिकरिंग में और फिक्स में ये डिफरेंस होता है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मैं बार बार पेमेंट करता हूं, हर महीने या हर क्वार्टर में पेमेंट करता हूं, और एक बार मुझे रिटर्न मिलता है, एक बार मुझे रिटर्न मिलता है। बट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होगा? एक पर्टिकुलर अमाउंट को मैंने एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए फिक्स कर दिया, तो उतने टाइम तक मैं उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकता हूं और उसके बाद मुझे रिटर्न मिलेगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या एलआईसी वगैरह में क्या होता है कि हमें हर महीने हर क्वार्टर में रेगुलरली पेमेंट करना पड़ेगा, छोटा छोटा अमाउंट। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या हो गया? एक बड़ा अमाउंट मैंने एफडी कर दिया, उसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद हमें उस अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ रिटर्न मिल जाएगा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ही है, सभी इन्वेस्टमेंट है, बट एक है टर्म बेसिस में और एक है लॉन्ग टाइम में। तो एक है रिकरिंग में, एक है फिक्स्ड में। तो आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो? कितना अमाउंट एफडी करना चाहते हो? आपने बोला 3,50,000 रुपीज में एफडी करना चाहता हूं, क्योंकि एफडी अमाउंट तो थोड़ा सा बड़ा होगा ना, वो तो 2,000-4,000 रुपया होगा नहीं। तो 3,50,000 रुपीज आप एफडी करना चाहते हो। अगेन कितने टाइम के लिए करना चाहते हो? तो ड्यूरेशन इन इयर्स, तो कितने साल के लिए करना चाहते हो? तो अब आप बताओ कि कितना साल के लिए करना चाहते हो? 10 इयर्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 5 इयर्स के लिए करते हैं। ठीक है, अगर 10 इयर्स तक ही जाना है, एक कंसेप्ट समझ लो ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ का लॉजिक है। अगर 10 साल तक ही हमें करना है ना, तो मैं बैंक में नहीं करूंगा, एलआईसी में करूंगा। एलआईसी ज्यादा सेफ है और एलआईसी में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है, ये याद रखो। ये प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं। अगर मुझे 10 साल 15 साल ही इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो मैं बैंक में नहीं करूंगा, एलआईसी में करूंगा जाकर। तो मैं 5 साल के लिए ये अमाउंट को एफडी करना चाहता हूं। हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बैंक जो है वो क्या दे रहा है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बैंक जो दे रहा है वो दे रहा है फॉर एग्जाम्पल 8%। ठीक है, तो एफडी रेट जो हमारा होगा बैंक में जितना होगा एलआईसी में उससे ज्यादा होगा, एटलीस्ट 0.5% तो ज्यादा होगा ही। तो अगेन फिर से वही क्वेश्चन आता है कि अगर मैं 3,50,000 रुपीज एफडी कर देता हूं, 5 इयर्स के लिए एफडी कर देता हूं विथ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5 इयर्स के बाद हमें इन रिटर्न कितना मिलेगा? तो अगर ये एफडी हमारा मैच्योर्ड हो जाएगा, अगर ये एफडी हमारा मैच्योर्ड हो जाएगा, तो कितना अमाउंट हमें इन रिटर्न मिलेगा? तो चलो मैं इसे भी फ्यूचर वैल्यू के थ्रू ही कैलकुलेट करता हूं, इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। इसे भी मैं फ्यूचर वैल्यू के थ्रू ही कैलकुलेट करता हूं, तो इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू मैंने लिया। अब यहां पे चेंजेस क्या होगा? देखो, बार बार हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या हमारा जो ड्यूरेशन है उसे डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय 12 कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं जो प्रीमियम पेड कर रहा था या फिर मैं जो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट में अमाउंट डिपॉजिट कर रहा था वो मंथली कर रहा था या क्वार्टरली कर रहा था, तो बाकी सारा इंफॉर्मेशन को भी हमें मंथ में या क्वार्टर में चेंज करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे जो एफडी किया हूं मैं, इसमें क्या है? वन टाइम डिपॉजिट वन टाइम विड्रॉ, वन टाइम डिपॉजिट वन टाइम विड्रॉ। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या एलआईसी में क्या हो रहा था? बार बार पेमेंट कर रहे थे, एक बार विड्रॉ कर रहे थे। तो यहां पे हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा ना, वो ये हो जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%,
इसको और डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट किया हूं वो तो एक बार ही मैंने फिक्स कर दिया है, मंथली या क्वार्टरली थोड़ी ना कर रहा हूं। तो इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% है वो 8% हो जाएगा, नो डिवाइड नो मल्टीप्लाई। ड्यूरेशन में आप देते थे 5 इयर्स, ड्यूरेशन में दे देते हो आप 5 इयर्स, नो चेंजेस। और यहां पे हमारा पीएमटी भी नहीं है, यहां पे हमारा पीएमटी भी नहीं है। पीएमटी का मतलब होता है रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट, रेगुलर पीरियोडिक विड्रॉ, पर यहां पे तो रेगुलर नहीं हो रहा है, यहां पे वन टाइम पेमेंट वन टाइम विड्रॉ। तो इस केस में हमारे पास पीएमटी नहीं है, बट इस केस में क्या है, हमारे पास पीवी है -3,50,000। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी का मतलब फ्यूचर वैल्यू। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी का मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंटली आप 3,50,000 डिपॉजिट कर रहे हो, फ्यूचर में आपको मिलेगा कितना अमाउंट, 5,14,000 समथिंग। तो प्रेजेंट इतना दे रहे हो, फ्यूचर में इतना मिलेगा, प्रेजेंट इतना दे रहे हो, फ्यूचर में इतना मिलेगा। तो ये आपका काम होगा। तो इस केस में 3 एग्जाम्पल मैंने दिया फ्यूचर वैल्यू का, बट ये डिफरेंट है। यहां पे क्या है कि आपको पीएमटी यूज नहीं करना है, पीवी यूज करना है। और दूसरी बात कि रेट और एन पर डिवाइड और मल्टीप्लाइड भी नहीं हो रहा है। देख लो, क्लियर है यहाँ पे ना? सो अगर आप 3,50,000 को 5 इयर्स के लिए फिक्स कर देते हो, फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, तो आपको उसके रिटर्न में 5,14,000 समथिंग मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको ये अमाउंट क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो यही प्रैक्टिकल लाइफ है, यही हमारा होता है काम में। तो इस तरह से जाकर मैं फ्यूचर वैल्यू का यूज कर पाऊंगा। तो पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, फ्यूचर वैल्यू हो गया। अब एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू का भी दे देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू का उतना यूज आता नहीं है, बट हमारे पास अगर यूज आता है तो कैसे करूंगा वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। चलो, तो सपोज करो, मैं एकदम एग्जाम्पल के साथ देना चाह रहा हूं सो दैट आप लोगों को उसका क्लैरिटी हो कि एक्चुअल में करना क्या है। लोन कौन लिया? आपने नहीं लिया है, आपके पेरेंट्स ने एक लोन लिया है। कितना लिया आपको नहीं पता, बोल दिया नहीं पता मुझे लोन अमाउंट कितना लिया है। आपको बोला गया है ना कि आपको ईएमआई पेड करना है, तो आपने बोला कितने टाइम तक पेड करना है, तो उन्होंने बोला 2 इयर्स तक आपको ईएमआई पेड करना है। देन आप जब ईएमआई पेड करने के लिए गए तो आपने बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी इंफॉर्मेशन ले लिया कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बैंक ने बोला 13.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 13.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपके पास लोन अमाउंट तो नहीं है, तो लोन अमाउंट जानना है आपको कि लोन अमाउंट कितना होगा। बट लोन अमाउंट जानने के लिए ना मिनिमम 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? ड्यूरेशन कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, और जो लास्ट इंफॉर्मेशन आपको यहां पे बताना पड़ेगा वो होगा कि आप ईएमआई कितना पेड कर रहे हो। तो आपको बोल दिया गया, आपके पेरेंट्स ने बोला कि हर महीने आपको 9,555 रुपीज 40 पैसे करके पेमेंट करना है। हर महीने आपको 9,555 रुपीज 40 पैसे पेमेंट करना है एज ईएमआई। तो आपके पास ये 3 इंफॉर्मेशन मिल गया। अब आप जानना चाहते हो व्हाट विल बी द लोन अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? Sir, चलो, 9,555 ওটা per month. पर मंथ, यस पर मंथ, ईएमआई इन मंथ। मंथली ईएमआई। तो अगर आप 9,555 रुपीस करके ईएमआई दे रहे हो, 2 साल तक आप ईएमआई दोगे, और
13.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप कितना अमाउंट लोन लिए हो, अभी आप कितना अमाउंट लोन लिए हो वो आप जानना चाहते हो। तो चलो मैं अब निकालता हूं कि व्हाट विल बी द लोन अमाउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू, पीवी। तो आप जाते हो फॉर्मूला फिनेंशियल फंक्शन, और फिनेंशियल फंक्शन में जाने के बाद आप बोलते हो पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। तो अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बताना पड़ेगा कि कितना प्रेजेंट वैल्यू आप ले रहे हो। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका ईयरली, ड्यूरेशन है ईयर में, बट ईएमआई अगेन मंथ में है, तो फिर सबको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% डिवाइडेड बाय 12, एन पर 2 years into 12, और लास्ट हो जाएगा पीएमटी, रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट और रेगुलर पीरियोडिक विड्रॉ। तो यहां पे हो जाएगा माइनस 9,555 रुपीज 40 पैसे। तो 9,555 रुपीज 40 पैसे करके आप ईएमआई दे रहे हो, तो आप यहाँ पे लोन कितना लिए हो ये जान सकते हो। तो आपके पेरेंट्स ने कितना लोन लिया है, अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, अगर फ्रैक्शन को डिक्रीज कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन आ जाता है जो हमने स्टार्ट किया था। अगर हमारे पास लोन अमाउंट गिवन है तो मैं ईएमआई निकाल सकता हूं, अगर ईएमआई ड्यूरेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो मैं लोन भी निकाल सकता हूं। देखा, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ओवरऑल हर एक तरह से घूरकर हम सारा टाइप का कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन को करने के बाद मैं एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बताता हूं जो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। मैंने जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट यहां पे निकाला, ये प्रिंसिपल या इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक सिंगल ईएमआई का है, फर्स्ट ईएमआई का है। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि हर ईएमआई में हमारा कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है, तो क्या मैं ये फाइंड आउट कर पाऊंगा? हर एक ईएमआई में कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है या कितना हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? ठीक है, सो मैं ये इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करता हूं। वन शॉट में मैं यहां पे आपको हर एक ईएमआई का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और ईएमआई निकालना चाहता हूं। तो हम यहां पे कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक चीज है कि मैं सबसे पहले प्रिंसिपल जानना चाह रहा हूं और इंटरेस्ट जानना चाह रहा हूं। ठीक है, अब टोटल कितना ईएमआई है हमारा? अगर मैं 2 इयर्स तक पेमेंट कर रहा हूं और मंथली पेमेंट कर रहा हूं, तो टोटल ईएमआई कितना है हमारा? 24। 24। तो एक काम करो ना, 1 to 24 का एक सीरीज बना लो, 1 से लेकर 24 का एक सीरीज बना लो। तो जितना ईएमआई आपका टोटल होगा, जितना टोटल ईएमआई होगा, उतने ईएमआई का एक सीरीज बना लो आप। अब फर्स्ट ईएमआई में कितना प्रिंसिपल पोर्शन है, सेकंड ईएमआई में कितना प्रिंसिपल पोर्शन है, थर्ड ईएमआई में कितना प्रिंसिपल पोर्शन है, ये सारा कैलकुलेशन आप जानना चाहते हो, ये सारा कैलकुलेशन आप जानना चाहते हो। तो चलो अब हमें बताओ कि प्रिंसिपल कौन से फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं हम लोग? पीपीएमटी। वेरी गुड, तो चलो यूज करते हैं पीपीएमटी। तो फॉर्मूला पे जाने के बाद फिनेंशियल फंक्शन, और फिनेंशियल फंक्शन पे जाकर हम यूज करते हैं पीपीएमटी फंक्शन। तो पीपीएमटी फंक्शन मैंने ओपन किया। अब
रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन और लोन अमाउंट तो गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% डिवाइडेड बाय 12 एन पर 2 years into 12 पीवी माइनस 2 लाख। अब आ जाते हैं पर में, तो पर में क्या है, पर में यह है कि अब तक जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे वहां पे ये कर रहे थे कि आइदर पर में मैं कीबोर्ड से 1 या 2 या 3 पुटअप कर रहा था, तो 1 देने से फर्स्ट ईएमआई का प्रिंसिपल निकल रहा था, 2 देने से सेकंड ईएमआई का प्रिंसिपल निकाल रहा था, 3 देने से थर्ड। बट यहां पे तो मुझे हर ईएमआई का प्रिंसिपल वन टाइम पे जाना है, तो पर में मैं 1 2 3 कीबोर्ड से टाइप नहीं करूंगा, पर में मैं ये सेल को ले लूंगा, B9 सेल 1 जो सेल लिखा हुआ है। समझ में आई सबको बात? यस सर। तो अगर वो 1 को निकालने के बाद फर्स्ट ईएमआई जब निकल जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल निकल जाएगा ईएमआई का, तो जब उसे ड्रैग करोगे तो वो आपको ये नहीं बता देगा कि सेकंड ईएमआई का प्रिंसिपल कितना है, थर्ड ईएमआई का प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो वो चेंज होता रहेगा सेल रेफरेंस, राइट? यस सर। तो ओके किया आपने। तो फर्स्ट ईएमआई हमारा, फर्स्ट ईएमआई में कितना प्रिंसिपल था, 7305, तो ये निकल गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ये रिजल्ट को ड्रैग करता हूं तो क्या मुझे हर एक ईएमआई का प्रिंसिपल निकाल कर दिखा देगा? नहीं सर। क्यों? सर उनको हम फिक्स नहीं किए थे। फिक्स नहीं किए हैं। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज मैं बताने जा रहा हूं कि मैंने आप लोगों को एक्सेल का बिगनिंग में एक टॉपिक करवाया था, सेल रेफरेंस, और सेल रेफरेंस के बारे में मैंने बताया था कि सेल रेफरेंस खुद में कोई फॉर्मूला नहीं है, बट किसी भी फॉर्मूला को प्रिपेयर करने में सेल रेफरेंस का कंसेप्ट आएगा। तो देखो कि ये जो ऊपर का 3 इंफॉर्मेशन है, लोन अमाउंट, ड्यूरेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो हर एक प्रिंसिपल निकालने के लिए कॉमन है ना, ये तो चेंज नहीं होगा। तो आप जब ये निकाल रहे हो ना, तो देखो क्या हो रहा है, ये 4 सेल को लेकर कैलकुलेशन किया आपने, बट जब उसे आप लोग दूसरे जगह ले जा रहे हो ना, तो देखो आपका जो सेल रेफरेंस है वो रिलेटिव है, इसलिए चेंज होता रह रहा। ऊपर का 3 इंफॉर्मेशन देखो क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। यस, जीएसटी के तरह। तो मैं यहां पे क्या चाहता हूं कि हमारा जो लोन अमाउंट है, ड्यूरेशन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 3 सेल तो सबके लिए कॉमन है ना, ये तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये चेंज होगा तो हमारा हर महीने का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो चलो क्या करना है, इक्वल्स टू पीपीएमटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5%, मतलब W4 सेल। तो जब आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे ना, तो बाद में आप डिवाइडेड बाय 12 करना, पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेल को फिक्स कर दो। फिक्स कैसे करोगे, F4 प्रेस करके। तो सेल फिक्स हो गया, मतलब रो फिक्स कॉलम फिक्स। पहले फिक्स करो, फिर डिवाइडेड बाय 12 करो, फिर आ जाता है एन पर 2 years, इसे भी फिक्स करो, फिर इंटू 12 करो, और लास्ट में आ जाते हैं पीवी, प्रेजेंट वैल्यू माइनस 2 लाख, तो इसे भी फिक्स कर दो। अरे ये तीनों इंफॉर्मेशन तो सबके लिए कॉमन है ना, आइदर वो फर्स्ट प्रिंसिपल निकालू या सेकेंड प्रिंसिपल निकालू या थर्ड प्रिंसिपल निकालू, लोन, ड्यूरेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो सबके लिए कॉमन है ना, तो ये तीनों को फिक्स कर दो। क्योंकि मैं जब फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा तो सेल एड्रेस तो चेंज होता रहेगा, तो अगर ये लोन सेल, ड्यूरेशन सेल चेंज हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा कैसे? ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो अच्छा से। बट जब मैं पर में 1 वाला सेल लूंगा, इसे फिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि इसको तो चेंज करना है मुझे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4th ईएमआई का प्रिंसिपल, तो ये तो चेंज होते रहना चाहिए ना, इसी के लिए इसे फिक्स नहीं करूंगा। बोलो किसे किसे समझ में नहीं आया ये? किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, बोलो। सबको क्लियर है ये?
यस सर। चलो तो ओके किया Yes. मैंने। ओके करने के बाद अब देखो एक बार में ही आप हर एक ईएमआई का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो है निकाल पाओगे। एक ही बार में हर एक ईएमआई का प्रिंसिपल आप निकाल पा रहे हो। और देखो मैंने बताया था ना, जो प्रिंसिपल होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होता है। 7305, 7387, 7470, 7554, 7633 एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेगा। और अगर ये सारा प्रिंसिपल को आप ऐड करते हो तो पता है आपको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि आपका सारा प्रिंसिपल मिलाकर तो 2 लाख रुपए का लोन लिया ना आपने। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? असल कितना लिया आपने? तो 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया मिल गया आपको। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन ना एग्जाम में दे देता है, ज्यादा मार्क्स के लिए दे देता है कि हर एक ईएमआई का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाल करके दिखाओ। क्लियर है? अब आप जैसे हर ईएमआई का प्रिंसिपल निकाले हो उसी तरह से हर ईएमआई का इंटरेस्ट भी निकाल लो ना। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? आईपीएमटी। आईपीएमटी लगाओगे, वेरी गुड। अब मैं एग्जैक्टली वही काम करूंगा जो मैंने प्रिंसिपल के लिए किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले इसे फिक्स करूंगा, फिर डिवाइडेड बाय 12, एन पर 2 इयर्स पहले इसे फिक्स करूंगा इनटू 12, देन आ जाऊंगा पीवी प्रेजेंट वैल्यू माइनस 2 लाख रुपीस, इसे भी फिक्स कर दूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन और रेट ऑफ ये सेल चेंज नहीं होना चाहिए, सबके लिए कॉमन है, तो इसे मैं फिक्स कर दूंगा। ठीक है। अब आ जाता है पर, तो पर में मैं ले लूंगा 1 वाला सेल। तो जब ये 1 वाला सेल आप ले लिए तो अब जब आप ओके करोगे तो फर्स्ट इंटरेस्ट निकल गया हमारा फर्स्ट ईएमआई का, और जब इसे ड्रैग करते हो तो हर एक ईएमआई का आपको इंटरेस्ट निकाल कर दिखा देगा। और जैसा मैंने बताया था इंटरेस्ट हमारा हर एक ईएमआई दर ईएमआई घटता रहेगा, हर एक ईएमआई दर ईएमआई डिक्रीज होता रहेगा, तो इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा। और जब आप टोटल करोगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 29,329। तो 2 लाख रुपीस आपका प्रिंसिपल और 29,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो हर मिलाकर। क्लियर हो गया? यस सर। और मैंने एक बात क्या बोला था, हर ईएमआई और प्रिंसिपल हर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब ऐड करोगे तो वो ईएमआई बन जाएगा। तो पहला प्रिंसिपल पहला इंटरेस्ट को ऐड करो, फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट इंटरेस्ट को आप ऐड करो। तो जब आप यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट इंटरेस्ट को आप ऐड करोगे तो ईएमआई अमाउंट आ जाएगा 9,555.40। अब सेकंड ईएमआई जब सेकंड इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो देखोगे सब में सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि ईएमआई तो हमारा हर मंथ में सेम होता है ना। तो जब आप ड्रैग करोगे तो देखोगे हर एक ईएमआई जो है वो सेम हो गया। और जब इसे ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा पता है? 2 लाख प्लस 29,329, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर ही तो ईएमआई बनता है। देख लो। समझ में आया? Yes, sir. हाँ यस सर। तो ये आपका होगा। चलो अभी तक जितना मैंने बताया है थोड़ा सा पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो क्योंकि यही काम आप लोगों को करना है। कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? कौन ले रहे हो स्क्रीनशॉट? ले लो। सर হয়ে গেছে নেক্সট করুন। হয়ে গেছে, এবার নেক্সট নাও। डन। यस सर डन। चलो ये करो।
ठीक है। यस सर। अब ये जो मैंने फिनेंशियल फंक्शन आप लोगों को कराया ना, इसका एक लाइव एग्जाम्पल आप लोगों को दूं। यस सर। अभी तो आपने सिर्फ सीखा है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करोगे। देखो, आप एक बाइक परचेस करना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, एक बाइक परचेस करना चाहते हो, बट प्रॉब्लम ये है ना कि बाइक का प्राइस है ऑलमोस्ट कितना, 95,000। 95,000। बट आपके पास 95,000 नहीं है, आपके पास 95,000 नहीं है। तो आप बोले मेरे पास कितना है, 30,000, तो वो आप क्या कर दोगे, पेमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप डाउन पेमेंट कर दिए 30,000, और बाकी अमाउंट कहां से आएगा। सर उसको फाइनेंस कंपनी से आप लोन लोगे, तो फाइनेंस sir. कंपनी से आपने लोन लिया, तो लोन लिया आपने। तो अब मैं यहां पे जो चीज बताने चाह रहा हूं ना, वो ये है कि ड्यूरेशन इन इयर्स। तो आपने बोला बाकी का मैं ईएमआई करवा लेता हूं 3 इयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस कंपनी क्या चार्ज कर रहा है पता है आपका, 14%, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अब आपको यहां पे जानना है कि अगर मैं ये बाइक लेता हूं, तो मुझे हर महीने कितना ईएमआई देना पड़ेगा, कितना ईएमआई पेड करना पड़ेगा। क्या यही होता है ना बाइक वगैरह Yes, के sir. केस में, एग्जैक्टली यही होता है। तो आप ईएमआई जानना चाहते हो, तो ईएमआई अगर जानना चाहते हो तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, PMT। पीएमटी। वेरी गुड। ईएमआई निकालना है तो सिंपल लॉजिक, आंख बंद करके पीएमटी। तो आप यहां पे जाकर बोले मैं पीएमटी फंक्शन लगाऊंगा, तो पीएमटी फंक्शन आप ईएमआई जो दोगे वो कैसे दोगे, मंथली दोगे, क्वार्टरली दोगे, कैसे दोगे, मंथली। मंथली। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट है। यस सर। इन पर कितना हो जाएगा आपका, इन पर कितना हो जाएगा, इन पर कितना हो जाएगा, 36। यस। तो 36 के लिए आप क्या करोगे, 3 इयर्स इंटू 12, 3 इयर्स इंटू 12, क्लियर है। यस सर। पीवी, पीवी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट। यस सर। तो लोन अमाउंट पे कितना डालोगे आप, 65,000। 65,000। वेरी गुड। तो आइदर आप 65,000 लिख सकते हो, या नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो पता है, आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ बाइक माइनस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट। यही तो हो गया, प्राइस ऑफ बाइक माइनस डाउन पेमेंट। तो 95,000 माइनस 30,000 आपने डाउन कर दिया, तो आपने लोन कितना लिया, 61,000 का, 65,000 का लोन लिया। सबके क्लियर हुआ ये, स्नेहा, भोजेंद्र। यस सर। हाँ, तो अब जब आप ओके करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि 20 ईएमआई कितना है।
तो हर महीने आपको कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा? 2221. 2221. तो प्राइस ऑफ बाइक कितना हो गया आपका? $95,000. नहीं, एकदम नहीं। सर आप ईएमआई कितना पेड करोगे? सर EMI into 36. ईएमआई इंटू 36। आप टोटल कितना ईएमआई पेड कर रहे हो? 2221 रुपीज 55 पैसे 36 टाइम। यस सर. तो आपका जो प्राइस ऑफ बाइक हो जाएगा पता है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 79. दिस वन प्लस डाउन पेमेंट। यही तो? हाँ सर. Yes sir. आपका प्राइस ऑफ बाइक कितना हो जाएगा पता है? 1,09,000. यस, 1,09,900, ऑलमोस्ट 1,10,000। और एग्जैक्टली यही होता है अगर आप फाइनेंस कराते हो तो। 15,000 ইন্টারেস্ট आ जाएगा. স্যার লোন অ্যামাউন্টটা কত ছিল যেটা আমরা নিয়েছিলাম? লোন অ্যামাউন্টটা ছিল তোমার কত টাকা প্রাইস আছে বাইকে? অ্যাকচুয়াল প্রাইস কত? 95,000 মাইনাস কত তুমি লোন করেছো? তো লোন কত 65,000. নিয়েছো তুমি? কত টাকা ফাইন্যান্স করিয়েছো? 65,000। এটাই হচ্ছে ব্যাপারটা। तो मैंने आपको सिंपली पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी फंक्शन सिखा दिया, बट उसको इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। दिस इज द इंप्लीमेंटेशन। समझा? सर बोलिए। सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता और EMI पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता, एकदम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो आप। अगर आपको लोन पता है, आपको ड्यूरेशन पता है, आपको रेट ऑफ EMI पता है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ये लो ना, लोन अमाउंट कितना है? 65,000। यस सर. ड्यूरेशन कितना है? 3 इयर्स। 3 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो नहीं पता. बट आपको एक और चीज पता है, जैसे EMI 2221.55, राइट? यस. सारे लोगों को ठीक है ये? Yes sir. अब आप क्या निकालोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे। तो आप उसमें क्या फंक्शन यूज करोगे? उसमें आप यूज करोगे फाइनेंशियल फंक्शन में जाकर रेट फंक्शन। क्या यूज करोगे? फंक्शन रेट। तो अब आप दे दो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट एन पर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ EMI 3 इयर्स इंटू 12, क्योंकि EMI तो आप मंथली दे रहे हो। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो ना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो, इसमें आपको दो इंफॉर्मेशन है, एक है PMT EMI और एक है PV लोन, दोनों ही नंबर में है। तो दोनों में से एक इंफॉर्मेशन को ना आप माइनस में रखो, बड़ा वाला जो है उसको माइनस में रखो। तो PMT का मतलब रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट, रेगुलर पीरियोडिक विड्रॉ कितना है? 2221. ठीक है। PV लोन अमाउंट माइनस 65,000। क्लियर है? Yes sir. हाँ, तो अब आप जब ओके करोगे ना तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट कितना मिला? 1%. अरे 1% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ये 1% क्यों आया? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है ना, ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आया आपका। यस. ओके. सर इसको 12 से मल्टीप्लाई अब कर आप क्या देंगे. करोगे? यस, दिस सेल
इंटू 12। बार बार आप क्या कर रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कर रहे थे ना। तो आप Yes, तो sir. अब तक मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे थे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना वो मंथ में आएगा, आपको उसको डिवाइडेड बाय 12 करना है, आपको उसको डिवाइडेड बाय 12 करना है। और अभी कौन सा फॉर्मेट ऊपर अप्लाइड है, देखो तो कौन सा फॉर्मेट अप्लाइड हो रहा है। जनरल। आपको वहां से जाकर परसेंटेज फॉर्मेट करना है, उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज। तो आपका रेट Yes, ऑफ sir, आ इंटरेस्ट गया। आ जाएगा। आ गया ना। तो दिस इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। फिर से दिखा रहा हूं, इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट फंक्शन एन पर 3 इयर्स इंटू 12 मंथली हो रहा है हमारा। पीएमटी वो भी मंथली है, लोन अमाउंट माइनस 65,000। तो ये मैंने कैलकुलेशन किया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो मंथली आएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो मंथली आएगा। तो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ना मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा अलग सेल में, और उसके बाद उसमें आपको परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आएगा। हुआ क्लियर। यस सर। हाँ चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरह से हमें ना ये फंक्शन का यूज करना है, इस तरह से ये फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। चलो आज मैंने पूरा फाइनेंशियल फंक्शन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया, पूरे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके सर। चलो बाय।